तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग लिगेंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान देना, लिगेंड का टाइप्स होता है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो लिगेंड का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दोगे, लिगेंड के टाइप में हम लोग बात किए थे कि जब भी लिगेंड का टाइप होता है बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा एंड पेंटाडेंटेड, यानी अगर लिगेंड आपका इस एरिया में होगा, किस एरिया में होगा, लिगेंड आपका इस एरिया का अगर होगा बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेड, तो जब भी एक ही लिगेंड के अंदर मल्टीपल सेंटर होगा जो एक साथ डेंसिटी को दे सकता है, तो उसमें रिंग फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उस रिंग फॉर्म में उस जो रिंग फॉर्म होता है, वो रिंग फॉर्म को हम बोलते हैं चिलेट रिंग। उसके लिए एक वर्ड है केमिस्ट्री में, बोलते हैं उसको चिलेट रिंग। ठीक है, और प्रोसेस को बोला गया है चिलेशन। प्रोसेस को बोला गया है चिलेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में इसको हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो वहाँ एक टर्म मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे टर्म लिखा, उस टर्म को मैं मतलब दोबारा मैं समझा रहा हूँ। लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ ऑलरेडी, सो दोबारा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला हुआ है कि जब भी आपका लिगेंड टाइप पॉलीडेंटेट होगा, मतलब बाई, ट्राई, टेट्रा होगा, तो ये रिंग फॉर्म करेगा। रिंग को बोला गया चिलेट रिंग। ठीक है, और प्रोसेस जो होता है रिंग फॉर्मेशन का, जो प्रोसेस उसको बोला गया है चिलेशन। अब जो चिलेशन प्रोसेस होता है, चिलेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करता है। तो चिलेशन प्रोसेस मैक्स कॉम्प्लेक्स स्टेबल ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर, ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर। अब एंट्रोपी फैक्टर होता क्या समझेंगे वो। ठीक है, एंड लिगेंड विच इज कैपेबल ऑफ चिलेशन, इन जो लिगेंड चिलेशन कर सकता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में डालेंगे। ठीक, यानी बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कैटेगरी में आप लोग पहले क्या पढ़े थे? तो आप पढ़े थे सी एन माइनस होता है, यानी साइनाइड होता है, यानी कार्बन मोनोसाइड होता है। सम केसेस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। तो उस लिस्ट में आप पॉलीडेंटेड लिगेंड को उसमें ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। अब पॉइंट होता है कि एक चिलेशन प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होता है, तो ध्यान देना, क्या समझाया हुआ है आपको। अगर मान लेते हैं कि आपको आपका लिगेंड मोनोडेंटेट होगा, एग्जांपल के लिए आपका लिगेंड क्या होगा? मोनोडेंटेट होगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका मेटल है, मेटल के पास 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो 6 लिगेंड को अक्वायर करेगा। ठीक, ये बन गया Ml6, यानी टोटल पार्टिकल कितना हुआ लेफ्ट में? तो टोटल पार्टिकल 7 पार्टिकल है। 7 में से क्या हुआ? 7 में से 7 मिलकर एक पार्टिकल बना रहा है। तो आपको जो इंट्रोपी चेन, पार्टिकल का नंबर का चिन्ह कितना? -6 का है। क्या है? -6 का है। अगर लिगेंड टाइप बाइडेंटेट होगा, तो बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है? एक लिगेंड में 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी अभी भी क्या बॉन्ड का नंबर क्या 6 है। बाइडेंटेट का मतलब क्या है? बॉन्ड का नंबर में तो कोई चेंज तो होगा नहीं, बॉन्ड का नंबर भी क्या 6 रहेगा, क्योंकि हर लिगेंड के अंदर 2 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो अभी भी इस मेटल का बॉन्ड का नंबर 6 ही बनेगा। तो यहाँ बने, तो ये फॉर्मूला होगा Mb3। बट यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट में कितना पार्टिकल था? 4 पार्टिकल था। तो 4 पार्टिकल से मिलकर क्या बना? एक पार्टिकल बना। ठीक है, देन जो डेल्टा एस का फैक्टर होगा -3 के प्रोपोर्शन होगा, -3 के प्रोपोर्शन होगा। ट्राइडेंटेट में क्या होगा? 6 लिगेंड के कुल चेन, 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 का बॉन्ड बनाने के लिए 3 ही, सॉरी 2 ही ट्राइडेंटेट लिगेंड का जरूरत होगा। तो ऐसा केस होगा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा एस होगा -2 के प्रोपोर्शनल। अगर लिगेंड टाइप हेक्साडेंटेट होगा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है? एक सिंगल लिगेंड के पास कैपेसिटी होता है 6 बॉन्ड बनाने का। एक सिंगल लिगेंड के पास कैपेसिटी होगा 6 बॉन्ड बनाने का। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। तो ये होगा एंट्रोपी चेंज। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे इंथैल्पी चेंज पे बात कर रहा है, तो देखो हर जगह मेटल का बॉन्ड कितना है, तो अब लिगेंड टाइप मोनोडेंटेट हो, बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, हेक्सा हो, हर केस में मेटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि सिंग अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो 6 लिगेंड आएगा, लेकिन बॉन्ड का नंबर 6 बनेगा। बाइडेंटेट में आपका लिगेंड क्या है? तो लिगेंड का जो टाइप है, यानी एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना सकता है, तो तीन तीन में कितना बॉन्ड? 6 बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान दो कि आपका लिगेंड, आप लिगेंड का टाइप को चेंज करोगे तब भी क्या होगा? मेटल का जो बॉन्ड फॉर्मेशन का नंबर है सेम रहेगा हर केस में। तो जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच का मतलब होता है बॉन्ड बनने में कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो हर केस में बॉन्ड का नंबर 6 है, तो डेल्टा एच नियरली क्या होगा? सबके लिए सेम रहेगा, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम डेल्टा एच क्या बोल रहे हैं? नियरली सेम बोले हैं सबके लिए। ठीक है, हल्का फुल्का डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट। बट क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि
सब में अगर सेमी सेंटर्स है, मतलब मान लेते हैं कि जो मोर अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया है, और अगर मान लेते हैं इथिलीन डाइमीन है, तो अमोनिया का जो 6 NH3 लिंक होगा, तो उसके लिए एन कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पे एन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी एन ही तो है, यहाँ पे डोनर सेंटर का एन है। तो अगर डोनर सेंटर सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ भी बॉन्ड का नंबर 6 बनेगा, और विथ क्या बनेगा, विथ एन सेंटर, एन विथ नाइट्रोजन। तो इसलिए क्या है, सेम सेंटर के साथ बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड का नंबर सेम है, तो डेल्टा एच को हम सेम बोल सकते हैं। ऐसा अगर रहेगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब अगर आपका लिगेंड के अंदर जो सेंटर है सेम ही रहेगा और बॉन्ड का नंबर सेम ही रहेगा, तो आपका डेल्टा एच नियरली क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक, तो डेल्टा एच का वैल्यू को सेम बोल दिए। अब ध्यान देना, किसी प्रोसेस का जो फिजिबिलिटी है वो डेल्टा जी पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा जी, अगर बोल रहे हैं कि डेल्टा एच अगर फिक्स चीज है, तो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एस पे। तो डेल्टा एस के लिए फैक्टर क्या होगा, तो डेल्टा एस के अंदर एक माइनस थ्री डेल्टा एस का फैक्टर होता है। तो मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है डेल्टा जी को नेगेटिव करना। डेल्टा जी नेगेटिव कब बेटर होगा, जब डेल्टा एस का वैल्यू जितना जितना बड़ा हाई होगा, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि डेल्टा एस अगर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा जी डिक्रीज करेगा। सिंपल, चूंकि साइन नेगेटिव है ना, तो डेल्टा एस जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखोगे डेल्टा एस का -6 है, -3 है, -2 है, -1 है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, -1। चूंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड अगर लो होगा तो नंबर का जो वैल्यू है क्या इंक्रीज करेगा। तो -6, -3, -2, -1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -1। तो अगर -1 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसके लिए डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। यानी सबसे इजीली कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे इजीली फॉर्म करेगा। यानी जब हेक्साडेंटेड लिगेंड यूज करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे जल्दी फॉर्म करेगा, फिर ट्राइडेंटेड में, फिर बाइडेंटेड में। तो सबसे इजीली फिजिबल कौन है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो इसलिए बोला गया इजीली क्यों फिजिबल है, क्योंकि उसके लिए डेल्टा जी क्या है, ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लिगेंड का डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते चला जाएगा, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते चला जाएगा, क्योंकि उसमें इंट्रोपिक का चेंज है, लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। ध्यान देना, इस पे बस एक लिगेंड पे बस एक क्वेश्चन पूछा होता है जे एडवांस में, उसको पहले आप लोग कर लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे सामने में जे एडवांस का मैं क्वेश्चन में डाला हूँ, इसको देखना। आपको बस एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। हम्म, अब यहाँ देखना आंसर। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 64। ये 2013 एडवांस में पूछा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। अब वो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, EDTA-4 is a ethylene diamine tetracetate ion. The total number of N मतलब नाइट्रोजन, CO मतलब कोबाल्ट, NO मतलब ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ NCO बॉन्ड एंगल्स इन कोबाल्ट EDTA ब्रैकेट पे माइनस चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स आयन में कितना एंगल होगा नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन को लिंक करता हुआ, जल्दी फास्ट। जो लोग क्वेश्चन 64 कर चुके हैं वो ट्राई करेंगे 62 को ट्राई करेंगे। सर आंसर 8 है। ठीक है, हाँ रुदीन सही आपका आंसर। ध्यान है ना, 64 का को मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
तो 64 का आंसर करेक्ट होगा 8। कैसे बोल रहे थे ध्यान देना, इसका फिगर थोड़ा सा ध्यान देना, एक फिगर आपको ड्रॉ करने पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो मान लेते हैं कि मेटल आपका एम है और ईटी का फिगर हम बता रहे हैं, तो ध्यान देना ईटी का फिगर कैसा होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन लेते हैं, और पीछे क्या होगा, तो पीछे होगा CH2 और इसके पास क्या ध्यान दोगे, ऊपर में होगा CO-, नीचे में हो, यहाँ होगा CO-। तो एक तो यहाँ से इसको मिल गया, ACH2 यहाँ चला गया और ACH2 यहाँ चला गया, तो टॉप से मिलेगा, और टॉप से डोनेशन मिल रहा है, और एक तो CH2 यहाँ चला जाएगा, CH2 CO- एंड CH2 C यहाँ माइनस कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ हो गया, यानी यहाँ से मिला, यहाँ से मिला। अब तक एंगल काउंट करते हैं, तो बोला है कि मेटल क्या कोबाल्ट है, मेटल क्या कोबाल्ट है, तो NMO एंगल काउंट करना है, तो देखो रेड रेड से मार्क कर रहे हैं, एक एंगल ये वाला होगा N कोबाल्ट ऑक्सीजन, एक दूसरा क्या होगा N कोबाल्ट ऑक्सीजन ऊपर होगा, ठीक है, दो एंगल हो गया। थर्ड एंगल क्या होगा, N कोबाल्ट ऑक्सीजन नीचे की तरफ होगा, चौथा एंगल होगा। पांचवा एंगल क्या होगा, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, ये लीनियर लाइन खींचा हुआ है, तो चार, एक नाइट्रोजन चार चार एंगल बना रहा है। ये नाइट्रोजन देखोगे, एक तो ये वाला, दूसरा, तीसरा, और एक स्ट्रेट लाइन चौथा, तो यहाँ चार एंगल आपको दिख रहा होगा एक एक नाइट्रोजन से। दूसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या करे, चार एंगल बनाएगा, तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा इसमें, 8। 8 एंगल पॉसिबल है जिसमें नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर, ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन में बात करें 62 का, तो 62 क्वेश्चन आसान है, बस आपको सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग पढ़े हो। हम्म, तो 62 का आंसर देखते हैं हम लोग क्या निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अब देखो Fe+3 है, अब Fe+3 में बोला गया है कि आपके पास लिगेंड है HCN- और लिगेंड है CN-। इन दो अलग अलग केस ले रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स इन बोर माइनोटोन्स, ठीक है, व्हेन अप्रोक्सीमेटेड टू नियरेस्ट इंटीजर इज, ठीक है। तो दोनों का स्पिन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है, डिफरेंस बताना बेसिकली हमको। ध्यान देना, आपको पता है कि Fe+3 मतलब D5 केस, लिगेंड जब HCl- होगा तो ए लिगेंड को हम बोलते हैं वीक है, और Cl- क्या हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो HCl- में क्या होगा, आपका जो D5 मतलब ऐसा केस था, यानी इसके पास कितना अनपेल्ट्रॉन है जी, इसके पास अनपेल्ट्रॉन नंबर कितना है, 5, 4s है, ठीक है। तो अब वीक लिगेंड रहेगा तो अंदर तो कुछ करेगा नहीं, तो क्या होगा, इसमें हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, और अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, 5, 5 अनपेड हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेगा कि 5 अनपेड है, ठीक है, और अगर सीन रहेगा तो क्या होगा, पेयरिंग कर देगा, तो D2sp3 हो जाएगा, तो उसके समय अनपेड क्या होगा, 1 होगा, अनपेड क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अब हमको डिफरेंस पता करना है, हमको डिफरेंस पता करना, ध्यान देना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, रूट n+2 होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, तो 5 डालो तो कितना होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.9 के आसपास होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.73 के आसपास। डिफरेंस इंटीजर में कितना होगा, ध्यान देना, तो डिफरेंस नियरेस्ट नियरेस्ट इंटीजर डिफरेंस चाहिए आपको ना, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 4.23 के आसपास, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, इसका मतलब 4 होना चाहिए नियरेस्ट इंटीजर।
कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला ना कि ऊपर वाला कि नीचे वाला, इसलिए आंसर 4 होना चाहिए। ठीक, इसका आंसर नेक्स्ट 4 होना चाहिए। इसको ऐसे ऐसे भी हम सोच सकते हैं, चलो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान ले कि ये पूरा निकाल, ये पूरा मत निकाल, आप क्या कर डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस ले ले, इन दोनों का डिफरेंस ले ले, तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 होगा क्या, 5 अनपेड में क्या होगा, 5.9 के आसपास होगा। एक अनपेड में कितना होगा, 1.73 होगा। तो डिफरेंस 4 होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो 4 एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक, तो 62 का आंसर कितना है बच्चा लोग, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्थिति क्लियर बच्चा, स्थिति ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन देखना, आपको एडवांस का क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप सेम लॉजिक पे क्वेश्चन बनाओ, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रहेगा हम लोग का लिगेंड्स के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, एक टॉपिक है वर्नर थ्योरी। क्या है, वर्नर थ्योरी। तो जो वर्नर थ्योरी है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, चलो मूव कर रहे हैं वर्नर थ्योरी पे। तो ध्यान देना, जब बात कर लो वर्नर थ्योरी का, तो वर्नर थ्योरी का बहुत सिंपल सिंपल काम क्या था ना ये, कि वर्नर थ्योरी बोला कि ये फर्स्ट पहला थ्योरी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और उसमें बोला गया कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, ये जो ब्रैकेट का लिखते हैं ना, ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये वर्नर थ्योरी लाया है। ठीक है, वर्नर थ्योरी क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, CONH3 होल 6 Cl3, CNH3 होल 5 Cl3 एंड CONH3 होल 4 Cl3, और इस कॉम्प्लेक्स में डाला वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स अलग लिया, कॉम्प्लेक्स लिया और उसमें डाला AgNO3। अब ध्यान देना, इसके एक मोल में AgCl का 3 PPD बना। तो AgCl का तीन PPD बनने का मतलब इसका 3 का 3 Cl बाहर है, इन ब्रैकेट के बाहर होगा। ये देखो, तीनों कॉम्प्लेक्स में, अब ध्यान देना, तीनों कॉम्प्लेक्स में क्या है कि Cl का नंबर सेम है, Cl यहाँ पे 3 है, Cl यहाँ पे 3 है, Cl यहाँ पे 3 है। तो देखा, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि तीनों Cl बाहर निकलना चाहिए था। अगर हम इसको आयनिक कंपाउंड मानते हैं, तो आपका तीनों Cl बाहर जाना चाहिए था। यानी आप जब इसमें डालोगे, इसमें जब ऐड करोगे आप AgNO3, तो तीनों Cl सब निकलना चाहिए था। यानी सारे में एजीसी का PPD का नंबर 3 मोल होना चाहिए था सारे में। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा देखा गया कि इस कंपाउंड में 3 मोल बनता है, इसमें 2 मोल बनता है, इसमें 1 मोल बनता है। इस मोल के बेसिस पे जो वर्नर था, वर्नर सजेस्ट क्या किया, तो वर्नर सजेस्ट किया कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। उसमें एक ब्रैकेट का टर्म बताया, वो बोला कि जो ब्रैकेट के बाहर होगा वही आयनाइज करेगा, ब्रैकेट का जो बाहर होगा वही आयनाइज करेगा। और उसको बोला गया प्राइम, उसको वो बोला कि इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो वर्नर वर्नर दिया था। ठीक है, तो ये बोला कि इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि दो ही एजी सेल का PPD बन रहा है, यानी 2 मोल सेल बाहर होगा, तो 2 मोल सेल, 2 सेल को बाहर कर दिया, 1 सेल को अंदर कर दिया। ठीक है, इसमें चूंकि सेल का एजी सेल का PPD एक ही बना था, उसमें क्या किया, 1 सेल बाहर है, 2 सेल अंदर कर दिया, 1 सेल बाहर है, 2 सेल को अंदर कर दिया। ठीक, ऐसा हो गया। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में, तो ये हो गया हमको, ये हो गया वर्नर। वर्नर का मतलब यही होता है। तो वर्नर थ्योरी का मतलब यही है कि हम लोग को इस वर्नर ने ये बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, उसका बेसिस क्या था। तो उसका उसका बेसिस था उसका एक्सपेरिमेंट। उसके बेसिस को देखा कि जित एजीएम थ्योरम डालने के बाद भी 3 सील मॉलिक्यूल में 3 सील है, तब भी सीएल का नंबर जो PPD बना है एजी सील का, वो नंबर अलग अलग है। तो उसको रीजन कर, उसको मतलब समझाने के लिए ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब ध्यान देना, तो ये था आपका वर्नर थ्योरी पे, यहाँ पे लिखा हुआ मुझसे यहाँ भी। तो वर्नर थ्योरी क्या था, तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है,
इसमें क्या बोला गया, सेंट्रल एटम के बाद दो वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल। ठीक है, आयनाइजेबल होगा, वेरिएबल होता है, और क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड होगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका डायरेक्शन होगा नहीं। बाकी सेकेंडरी वैलेंसी से क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेशन, जितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये नॉन आइजेबल होता है, फिक्स होता है। ये डायरेक्शनल है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का अपना एक डायरेक्शन होगा। ठीक, इसको आप सोच सकते हो। हम्म, ये रहेगा। अब ध्यान देना, आपका एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, तो उसमें खास बात है, खास बात क्या ध्यान देना, एनसीईआरटी में एक टेबल है, यहाँ पे देखना है, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर बोला हुआ है येलो, और पीपीटी कितना बना, 3 मोल पीपीटी बना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम बता दिए, ये कॉम्प्लेक्स में पीपीटी बना 2 मोल, कलर क्या पर्पल है, तो फॉर्मूला में ऐसा बता दिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देने कंपाउंड है CONH3 हॉल फोर Cl3, इसमें पीपीटी एक बना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीपीटी एक बन रहा है, लेकिन क्या है कि इस कंपाउंड का दो कलर दिखा गया, एक है ग्रीन, एक है वॉयलेट, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बहुत लोग। ठीक है, क्या एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दो अलग कलर क्यों दिख रहा है मेरे को, तो पॉइंट आता है, एक टर्म हम लोग आगे आके पढ़ने वाले आइसोमेरिज्म। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला तो ऐसा होगा, ब्रैकेट ऐसा बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग कलर है, सिस का कलर अलग होगा, ट्रांस का कलर अलग होगा। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ आपका जेई में एडवांस में, ये अलग अलग कलर क्यों शो करता करता है, तुम बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म के कारण अलग अलग शो करेगा, क्योंकि जो सिस फॉर्म है वो कुछ अलग शो करेगा, जो ट्रांस फॉर्म है कुछ अलग शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके एंसर में नहीं दिया हुआ, एंसर ने बस कलर देकर छोड़ दिया है। तो इसका क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग कलर क्यों होता है, तो तुम बोलोगे ये मॉलिक्यूल में दो आइसोमर पॉसिबल है, और दोनों आइसोमर का कलर अलग अलग होगा। ठीक है, कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, सिस एंड ट्रांस, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, तो उस टाइम एक बार आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक। हम्म, ठीक है, तो ये मेरा रहा अपना वर्नर थ्योरी। अब ध्यान रहा, वर्नर थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपको एडवांस में पूछा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं बता रहा हूँ उसको आप सॉल्व करो। तो चलो, आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो 26 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जल्दी फास्ट। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन देखोगे तो देखो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कितना मिलीमोल है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और इसका ml मोलरिटी दिया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स है 10 मिलीमोल, कॉम्प्लेक्स है 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल कॉम्प्लेक्स में आपका जो आयन बना है पीपीटी, उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है आपका 10 मिलीमोल, और AgO3 का आयन कितना बना है, आपका जो पीपीटी हुआ AgCl का, वो दिया हो आपको, तो उसको उसको निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर से, तो अवोगाड्रो नंबर से वैल्यू डिवाइड करो तो कितना होगा, 6 इंटू 10 23, तो 6 जो है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, इसको 2 को इधर ले ले, 2 को इधर ले ले, तो ये जो नंबर है हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 12 इंटू 10 21 हो जाएगा, नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 23, तो ये ऑलमोस्ट 10 -2 हो जाएगा। ठीक है,
तो 10⁻2 में अगर तुम अगर मतलब ये इतना मोल है तो मिलीमोल में कितना होता है, ये मिलीमोल हो जाएगा 10 मिलीमोल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 मिलीमोल हो जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 10 नहीं होगा, ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ टू का फैक्टर मैं मिस कर रहा हूँ, तो 20 मिलीमोल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कॉम्प्लेक्स है 10 मिलीमोल, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है 10 मिलीमोल और पीपीटी बनेगा 20 मिलीमोल। इसका मतलब अगर पीपीटी 20 मिलीमोल बन रहा है, यानी इसका मतलब जो क्लोरीन होगा 20 होगा। ठीक है, तो 10 में 20, इसका 10 में 20 यानी 10 में मिलीमोल है कंपाउंड का, तो उसमें से डबल निकल रहा है क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है ना, तो इसका 10 से 30 निकलना चाहिए था, बस 30 नहीं निकला है, कितना निकला है 20 ही निकला है। इसका मतलब आपका इसमें से दो ही क्लोरीन क्या होगा जिसको आप आयनाइज कर सकते हो, यहाँ पे दो ही क्लोरीन होगा जो आयनाइज हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा, यानी आपका उस फॉर्मूला को टिक करना है जिसमें दो क्लोरीन बाहर है, दो क्लोरीन क्या है बाहर है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, फटाफट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों लोग। बच्चों लोग दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करोगे। तो बच्चों लोग 27 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, तो ध्यान देना इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, देखो आप लोग ध्यान से। तो बोला गया द वॉल्यूम इन ml बोला कि इसका ml पता करना है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ दिस। तो 30 ml और वॉल्यूम मोलिटी दिया हुआ है, इसका आप क्या करें, इसका इसका आप निकाल लें मिलीमोल, तो 30 इंटू 0.01 कितना होगा, 0.3 मिलीमोल होगा। तो 0.3 मिलीमोल होगा कंपाउंड का, तो कंपाउंड में कितना क्लोरीन है, दो क्लोरीन निकलने वाला है, तो क्लोरीन का मिलीमोल कितना होगा, तो 0.3 इंटू क्या कर, तो 0.3 इंटू ऊपर दो 2, 0.6 मिलीमोल हो गया किसका, तो 0.6 मिलीमोल हो गया आपका सील माइनस आयन। तो सिंपल सा बात है कि 0.6 मिलीमोल अगर ए होगा तो एजी का मिलीमोल कितना होगा, 0.6 होना चाहिए। तो मिलीमोल कैसे निकालेंगे, तो उसको मोलिटी तो वॉल्यूम को भी मान लेते हैं, तो ए 0.1 इंटू वी इन एम एल मस्ट भी इक्वल टू क्या 0.6, तो इससे वी कितना निकल जाएगा, वी निकल जाएगा 6 ml, क्या निकल के आ जाएगा 6 ml निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 ml इसका आंसर होगा। ठीक, ये होगा 25 नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे है जो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 43। तो 48 नंबर को ट्राई करोगे। ठीक है, इस 43 नंबर क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं नेक्स्ट सेशन का लिंक मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो।